IBTV की तरफ से मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर हुसैन। आज हम बात करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर और गिरदनवा में आने वाले ज़लज़लों के बारे में। और इस वक्त अवाम जो शदीद नफसियाती दबाव का शिकार है, इसके मुख्तलिफ ज़हनों में तरह तरह के शकूक व शबात और सवालात पैदा हो रहे हैं इनके बारे में। और लास्ट पे मैं आपके साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करूँगा कि ज़लज़ले क्यों आते हैं, इसकी मसनूई और कुदरती, ख़ासकर मसनूई इसकी वजूहात क्या है, और मसनूई वजूहात की बिना पे कितने ज़लज़ले या किस तरह का ज़लज़ला पहले आ चुका है जिसको हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले के साथ रिजेंबल कर सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया को कोविड-19 ने अपने पंजों के नीचे दबोच के रखा हुआ है और पूरी दुनिया इस वक्त तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है, माशरती तौर पे, सोशली, इकनॉमिकली, फाइनेंशियली, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट जो है इस वक्त मायूसी की हालत में है। अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, मायूसी बढ़ चुकी है। अब परेशानी, मतलब हर तरफ परेशानी का आलम है और लोग खौफ में मुब्तला हैं, किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अब इसी हालत में पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त अरूज पे है और ख़ासकर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोविड-19 कोरोना के हवार इस वक्त अरूज पे रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया था कि 7 जुलाई की रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब इसी रात 12:26 पे एक शदीद किस्म के ज़लज़ले ने मीरपुर को झंझोड़ के रख दिया, हिला के रख दिया। यहाँ की वाम अभी पिछले साल 2019 सितंबर में आने वाले ज़लज़ले की तबाहकारियों से और उसकी नुकसानात से और उसकी तल्ख़ यादों से भी निकली ही नहीं थी कि दोबारा उसी स्टेज पे आन खड़ी हुई। अब उसके बाद यही नहीं, उसके बाद फिर अगली ही रात यानी कल 7 और 8 जुलाई की दरमियानी शब रात 1:42 पे एक शदीद ज़लज़ले का झटका दोबारा महसूस हुआ। अब यहाँ पे बसने वाले लोग भी, ज़ाहिर सी बात है कि इंसान है और एक ख़ास हद तक प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ऊपर से रियासत का सोतली बादशाह सलूक, टीवी के न्यूज़ पे एक पट्टी चला दी कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस कर दिए गए, दैट्स इट। इसके अलावा मतलब जैसे कि एक आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं तो होते रहे, पहले भी होते थे, अब भी होते रहेंगे। एक आम सी बात समझ के एक मामूली सी पट्टी चला दी गई। अब इसके साथ साथ अब जब पैमा मरकज़ की तरफ से ऐलान किया गया कि जो पहले जो ज़लज़ला था उसका मरकज़ अफ़गानिस्तान और दूसरे ज़लज़ले का मरकज़ जो है वो जेहलम कनवाई इलाका रोहतास है। अब मज़े की बात, ये अजीब बात ये है कि जिस ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान बताया गया, अब ज़लज़ला जो अब ट्रैवल करता है एक सेस्मिक वेव्स की सूरत में, जिसको ट्रैवल करने के लिए सरफेस की ज़रूरत होती है और वो अर्थ सरफेस को यूज़ करता है और उसकी शिद्दत अपने एपी सेंटर से जो करीब इलाके होते हैं उस पर वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो अजीब सी बात है कि अफ़गानिस्तान से जो एपी सेंटर से जो ट्रैवल हुई वेव वो बीच पे पूरे केपीके को छोड़ के पूरे आधे पंजाब को छोड़ के सीधी मीरपुर आज़ाद कश्मीर आके स्ट्राइक कर रही है। जैसे कि सौतेली माँ ने इसको भी कहीं प्रोग्राम कर दिया था, गाइड कर दिया था कि सीधा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जाना है, दरमियान में किसी को तुमने डिस्टर्ब नहीं करना। अब दूसरे ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो भी जेहलम और उसके गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके कम महसूस हुए और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके जो है वो ज़्यादा महसूस हुआ। अब इस चीज़ ने यहाँ की आवाम को मज़ीद शकूक व शबाब में मुब्तला कर दिया है कि मतलब ये सोचने पे लोग मजबूर हो गए और यहाँ पे अवाम, यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अजीब तरह का खौफ तारी हो चुका है, कोविड का अलग और फिर ज़लज़ले का अलग। और ये सोचने पे लोग मजबूर हो चुके हैं कि क्या ये इनकी उन कुर्बानियों का सिला है जो इन्होंने अपने आबाओ अजदाद की कब्रें और अपने अशाने डुबो के पूरे रियासत पाकिस्तान को रोशन किया। क्या मीरपुर में ही ज़लज़ले आ रहे हैं और इसकी वजह क्या है कि सिर्फ मीरपुर में ही ज़लज़ले महसूस किए जा रहे हैं, और क्या इसकी वजह जो डैम में पानी की सतह बढ़ी हुई है और इस वक्त वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंची हुई है, क्या वो है, या फिर इसके साथ साथ ये है कि मीरपुर के लिए मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मीरपुर आवाम के लिए, ज़िंदगी के लिए एक गैर महफूज शहर बन चुका है, और इस तरह के बेशुमार सवालात जो कि जवाबात चाहते हैं। अब आते हैं उन चंद एक हक़ाइक़ पे कि ज़लज़ला क्यों आता है, ज़लज़ला होता क्या है और उसके मसनूई जो इफ़ेक्ट्स हैं, मसनूई जो काज़िज़ हैं वो क्या है, और मसनूई काज़िज़ की वजह से पास्ट में
ऐसा कौन सा ज़लज़ला आ चुका है। अब इसमें देखें ज़लज़ला क्या है, ज़मीन की जो सतह है ये डिफरेंट लेयर्स बना के ऊपर एक तवाज़न में है, जो लेयर जिनको प्लेट्स बोलते हैं। जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लें, एक पज़ल की, जो पज़ल एक गेम है जिसके ऊपर आप कार्ड्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, और वो कार्ड्स एडजस्ट हुए होते हैं, वो जुड़े हुए नहीं होते, बस वो एडजस्ट होते हैं जो पज़ल के ऊपर कार्ड्स है। बिल्कुल ऐसे ही ये प्लेट्स आपस में इस तरह से जुड़ी हुई साकत नहीं है, बल्कि मूव में है और एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल के बैलेंस में है, तवाज़न में। ये तवाज़न भी ज़रा अल्लाह ताला की निशानी में से बहुत बड़ी निशानी है। अब जब इन प्लेट्स के दरमियान गैप आता है, इन प्लेट्स के दरमियान जब गैप आता है तो गैप, उस गैप को हम फॉल्ट बोलते हैं। अब फॉल्ट की वजह से वो जब प्लेट्स आपस में उस फॉल्ट पे स्लिप करती हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से सेस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं और एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो वाइब्रेशन एक सेस्मिक वेव के तौर पे ट्रैवल करती है और डिस्टर्ब करती है। अब उस फॉल्ट के ऊपर वाले हिस्से को आप एपी सेंटर बोलते हैं, और ये वेव्स एपी सेंटर एक सेंटर सर्कल, अपने सेंटर से सर्कल के फॉर्म में अपने गिरदोनवा में फैलती हैं और डिस्टर्ब करती हैं। और ये इसकी शिद्दत जो है वो डिपेंड करती है कि ये जो एपी सेंटर है या ये जो फॉल्ट है वो कितना गहरा था और उसमें कितनी शिद्दत थी, या फॉल्ट कितना था, कितनी एनर्जी रिलीज हुई। अब इस पे ये जो ज़्यादातर ये मेंटल अर्थ की एक सरफेस जो नीचे तकरीबन गहराई 200-500 किलोमीटर जो नीचे है वहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही होती है, और 500 किलोमीटर से कम अगर एक्टिविटी होगी तो वो कंसीडरेबल एक्टिविटी होगी जिसको आप अर्थ की ऊपर वाली सरफेस पे फील कर सकते हैं। अब इस ज़लज़ले आने में मसनूई जो इंसान की पैदा करता वजूहात हैं, उनमें एक तो ये है कि कुदरती तौर पे तो चले हम उसकी अभी बात नहीं करते, मसनूई की बात करते तो सबसे मेन जो है वो माइनिंग, मतलब जो आप मादनियात निकालते हैं डिफरेंट कानून से, माइंस में से, तो जब वो काफ़ी अरसे के बाद वो माइंस की जो वाल्स आपस में कोलैप्स करती हैं तो फिर ये सेस्मिक एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है और ज़लज़ले आते हैं। और अक्सर ये ज़लज़ले बहुत कम शिद्दत के होते हैं जिनको आप ज़मीन की सरफेस पे बाज़ महसूस भी नहीं करते। और दूसरी, इसका एटॉमिक एक्सप्लोजन अगर ज़ेर ज़मीन हो रहा हो। तीसरा, अगर जो वेस्ट मटेरियल है जब इसको इजेक्ट किया जाता है ज़मीन के अंदर, उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से ये ज़लज़ले आ सकते हैं। और जो सबसे मेन जिसके बारे में हम अभी बात करना चाहते हैं, दैट इज़ वाटर रिजर्वर। ये जो मसनूई झीलें हैं, मसनूई पानी के ज़खायर हैं, इनकी वजह से जो ज़लज़ले आते हैं। अब माजी में भी मसनूई जो पानी के ज़खायर इनकी वजह से ज़लज़ले आते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अलास्का में होवर डैम पे जब पानी की सतह 475 फीट से ऊपर गई तो 1939 में तो वहाँ पे ज़लज़ले जो हैं वो आना शुरू हुए और गिरदनवा के इलाकों में सेस्मिक एक्टिविटी को फील किया गया। लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम जो शिद्दत का ज़लज़ला था वो 5 रिक्टर स्केल पे उसकी को मुहैया किया गया। तो अब इसी तरह एक चाइना में अभी जो जॉर्ज डैम है वहाँ पे पानी की सतह बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी लोगों में एक फियर पा जाता है कि वहाँ पे भी सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो ट्रिगर हो जाएगी और इस तरह से ज़लज़ले वहाँ पे भी आएंगे। अब मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो इस डैम को पहले इसमें टोटल कैपेसिटी अगर 1200 फीट तक थी तो इसको अप्रेज करके 1242 फीट तक बढ़ा दिया गया है। अब ये पानी का लेवल बढ़ने की वजह से इसका दबाव बढ़ चुका है ज़मीन के ऊपर और इसकी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। इसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कि ज़ेर ज़मीन पानी पे भी असर पड़ा और काफ़ी सारे सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो ट्रिगर हुई। अब दो वजह होती हैं, मतलब पानी का जो ज़हीरा है अगर तो वो फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है तो डेफिनेटली वो उस फॉल्ट को ट्रिगर करेगा, और अगर वो फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद नहीं भी है तो पानी के अंदर ये सलाहियत है कि इनफिल्टर होगा और फिल्ट्रेट होकर परमीबल, जिस तरह होता है कि ये धंस जाता है पानी के दराड़ू के अंदर तो ये फॉल्ट जनरेट करता है। और अब चूँकि पानी का जो प्रेशर है वो एयर प्रेशर से भी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है। अब पानी जो 2 टाइप्स फोर्सेस जो है वो अप्लाई कर रहा है अर्थ सरफेस पे, एक तो वर्टिकली जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी एक फ्लो की फोर्स है जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें सेव है, तो वो आप हॉरिजॉन्टली वो भी पानी की फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। अब इसकी वजह से डेफिनेटली जो डैम के या जो ज़खायर के ज़ेरी इलाके होते हैं उस पर ये पानी दबाव जो है वो असरअंदाज होता है
اور اس دباؤ کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ سیسمک ایکٹیویٹی ٹریگر بھی ہو سکتی ہے, فالٹ بن بھی سکتے ہیں اور زلزلے کے جھٹکے محسوس بھی کیے جا سکتے ہیں, جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ میرپور آزاد کشمیر میں اس کو فیل کیا گیا ہے, یا یہ اس کی وجوہات یہی ہو سکتی ہیں. اب ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ شیور, ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. اب حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا ایک سروے کنڈکٹ کروائے جو اس پورے ایریا کو آبزرو کرے, اس میں سیزمک ایکٹیویٹیز کو اور اس میں جتنی بھی ارتھ موومنٹ ہے, کرسٹ موومنٹ ہے اس کی, اور جو دباؤ ہے اس کو وہ میت کرے, اس کو وہ آبزرو کرے اور ایک فائنل کنکلوژن پہ نکالے, جس کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے تاکہ عوام بھی مطمئن ہو اور عوام کو بھی ایک تسلی ہو کہ پتہ چلے کہ یہ جو سلسلہ ہے سیزمک ایکٹیویٹی کا جو میرپور میں آ رہا ہے, اب اس کی وجہ جو ہے وہ آیا میرپور میں جو منگلا ڈیم کی میں پانی کی بڑھتی ہوئی سطح ہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے, اور کیا اس کا آگے نیکسٹ فیوچر میں اس کا حل کیا ہے. اگر ظاہر ہے اگر ڈیم کی وجہ سے تو پھر اس میں ڈیم میں پانی کی سطح کو ایک خاص حد تک مینٹین کیا جائے کہ جو یہاں پہ کی سرفیس جو ہے جس کو وہ برداشت کر سکے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی ڈیفینیٹلی کوئی حل تو نکلنا چاہیے, لیکن ایسا ہوگا نہیں چونکہ یہاں پہ پاکستان کی عوام کی تو کوئی قدر قیمت ہے ہی نہیں ہے, کوئی ویلیو تو ہے ہی نہیں. یہ تو ایک کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل دیے تو بس ٹھیک ہے, پہلے بھی لوگ مرتے رہے, اب بھی ڈوبتے رہے, مرتے رہے, جو اس پہ تو کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چونکہ اور یہاں پہ نہ تو کسی قسم کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز, ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ روڈس کی ایگزامپل دیکھ لیں تو روڈس پہلے بنتی ہیں, پلاننگ بعد میں ہوتی ہے. اس کے مطلب پلاننگ ہی نہیں ہے, روڈس بن گئی اس کے بعد پھر گیس پائپ لائن وہاں پہ بچانے کے لیے پھر اس کو ہم کھود رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی تو صورتحال ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم امید کی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور یہاں پہ جو بسنے والی عوام ہے, میرپور کی عوام اور میرپور کے گرد و نواح میں بسنے والی عوام, ان کو محفوظ کیا جا سکے. اچھی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے سیزمک ایکٹیویٹی سے جو زلزلے آتے ہیں ماضی میں, ان کی میکسیمم جو شدت ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 5 یا 5 سے کم ہی رہی ہے. لیکن جو ڈینجرس بھی ایک چیز اس کے ساتھ لنک ہے کہ اس کی جو شدت ہے وہ تو چلے کم ہے, لیکن اس کی گہرائی بھی کم ہے. دیٹ از ڈینجرس کہ گہرائی کم ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ثانیہ کا شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اگر یہ تھوڑی سی اس کا ڈیوریشن تھوڑا سا اگر بڑھ گیا اور گہرائی کم ہوئی اور شدت 5 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوئی تو ایک ثانیہ کا شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. تو کیا ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ثانیہ ہوگا, ہم رہے نہ رہیں, لیکن آنے والی نسل کے لیے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. ہمیں یہ اس ویٹ میں نہ رہے کہ ثانیہ ہوگا تو بولیں گے. اپنی عوام جو میرپور کی عوام ہے اس کو, یا گرد و نواح میں میرپور کے گرد و نواح کی جو عوام ہے اس کو اب جاگنا چاہیے اور اٹھنا چاہیے اور اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, اور ان کا یہ حق ہے کہ یہ حقائق یہ جانیں اور ان حقائق کو وہ سمجھیں اور وہ فیوچر میں کچھ ڈیسیژن کر سکیں. اور اوپر سے ہمارا انفراسٹرکچر بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ زلزلوں کو برداشت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدرتی آفات سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے یہ سہنے کی, برداشت کرنے کی. اب لاسٹ پہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ میرا پیغام اگر آگے پہنچانا اور یہ اچھا لگا تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں. ویسے تو یہ میرا چینل جو ہے علمی بیٹھک, یہ ڈیٹیل میں اس کا کچھ دنوں میں آپ ٹل 15 جولائی پراپرلی میں اس کو لانچ کرنے والا ہوں انشاءاللہ, جس پہ آپ ایک کمپلیٹ سلوشن ہوگا فار لرننگ, فار نیوز, فار کرنٹ افیئرس, جو کہ امپارٹنٹ ہوں گی, جو کہ جس طرح ابھی بھی یہ جو میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے, یہ بھی اس کے بھی ریفرنسز جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. یہ جو باتیں یہ ہوا میں نہیں ہیں بلکہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ مبنی ہوں گی. اسی طرح آئی بی ٹی وی کے جو بھی آپ کے سامنے جو معلومات, جو کرنٹ ایشوز, جو تبصرے شو کیے جائیں گے, ان کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دیا جائے گا تاکہ آپ ان کو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے جو اسپیرنٹس ہے اگر وہ ان کو یوز کرتے ہیں تو وہ بھی پراپرلی اس کو یوز کر سکیں. اور جو یہ آئی بی ٹی وی ان کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگا جو لوگ اسپیرنٹس ہیں فار دا کمپیٹیٹیو ڈفرینٹ ایگزامینیشن, فار ایگزامپل سی ایس ایس, پی ایس سی کے, ایف پی ایس سی کے جو ایگزامس ہیں. تو اس چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.